दोस्तों, आज मैं आदिवासी साहित्य से एक ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, जिन्होंने झारखंड आंदोलन में बहुत बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया था। प्रोफ़ेसर थीं और आदिवासी साहित्य में एक महिला लेखक के बतौर उनका बड़ा नाम है। जी, मैं बात कर रहा हूँ रोज़ केरकेट्टा जी, जिनकी पैदाइश 5 दिसंबर 1940 को सिमडेगा, झारखंड में हुआ था। रोज़ केरकेट्टा जी खड़िया आदिवासी समाज से ताल्लुक़ रखती थीं और उन्होंने उस ज़माने में एमए और पीएचडी की पढ़ाई पूरी की। फिर रांची यूनिवर्सिटी में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग में प्रोफ़ेसर रहीं और वहीं से वो रिटायर भी की। बहुत कुछ लिखा उन्होंने, बहुत सारे आंदोलन से जुड़ी रहीं और उनकी कहानियाँ बहुत ही ज़बरदस्त हैं। रोज़ केरकेट्टा जी अब हमारे बीच में नहीं हैं और उनके बारे में कुछ जानने के सिलसिले में मैंने उनकी कुछ किताबें मँगवाई और मैंने उस पर एक लेख भी लिखा है। जो ये लेख है, वो रोज़ केरकेट्टा जी की जो कहानियाँ हैं, उन्हीं पर आधारित है। उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं। भंवर, घाना लोहार का, केराबांझी, गंध, बाहीं, से महुआ गिरे, सगर राती, दुनिया, रंग रंगीली बाबा, पगहा, जोरी जोरी रे घाटो, प्रतिरोध, फ्रॉक। मगर जिस कहानी के ऊपर मैंने एक लेख लिखा है, वो उनकी कहानी फिक्स्ड डिपॉजिट पर है। फिक्स्ड डिपॉजिट। जब मैंने रोज़ केरकेट्टा जी की कहानियों को पढ़ना शुरू किया, तो जो पहली बात मेरे ज़हन में आई, वह ये थी कि रोज़ जी की कहानियों के जो केंद्र में महिला कैरेक्टर हैं, यानी जो महिला पात्र हैं, जो वीमेन कैरेक्टर हैं, सेंटर में वो हैं। और उससे भी दिलचस्प बात ये है कि उनकी जो महिला कैरेक्टर है, वो कोई दुखिया, कोई अबला, कोई असहाय महिला नहीं है। जिस तरह का चित्रण जो है, आपको मुख्य धारा के साहित्य में मिलता है कि कोई महिला है, उसे बचाने के लिए कोई हीरो आएगा। हिंदी सिनेमा में भी यही होता है। जब हीरो को हीरोइन से दोस्ती कराने का एक मौका ढूँढा जाता है, तो जो सबसे ईज़ी जो एक बहाना डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बनाते हैं, वो ये है कि महिला कहीं सड़क से
गुजर रही है और फिर उसके ऊपर कुछ बुरे लोग हमला बोलते हैं और फिर हीरो आके सुपरमैन की तरह उस महिला को बचा लेता है और जो मर्द है अपनी बहादुरी, अपनी मर्दपन का मुजाहरा करके एक अबला, एक कमजोर स्त्री को अपने काबू में कर लेता है। इस तरह की ज्यादातर प्लॉट हम लोगों को मुख्य धारा के लिटरेचर में, सिनेमा में देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप रोज करकेट्टा जी की कहानियों को देखेंगे तो यहाँ आप पाएंगे कि उनकी जो महिला हैं वो काफी बहादुर हैं, संघर्षशील हैं, युद्धरत हैं, कठिन हालात में लड़ने वाली हैं और कई मौकों पर ऐसा भी देखने को मिलता है कि वो मर्दों से भी कई कदम आगे हैं। अब फिक्स डिपॉजिट कहानी को ही ले लीजिए। इसमें जो एक बहुत ही मजबूत महिला कैरेक्टर जो है मीना, और उनके जो पिताजी हैं मनोहर दा, तो मनोहर दा की बेटी मीना जब विकट परिस्थिति आती है तो वो किसी से पैसे उधार नहीं लेती है, किसी से मदद की गुहार नहीं करती है, बल्कि वो दिल्ली कमाने जाती है। वो अपने भाइयों की तरह शराब नोशी नहीं करती है और परिवार के लिए मुश्किलें खड़ा नहीं करती है, बल्कि वो पढ़ाई करती है। बीए गोस्नर कॉलेज में उसका दाखिला होता है और वो घर की पूरी जिम्मेदारी उठाती है। और उसकी मदद के लिए जब उसके चाचा आते हैं तो उनसे मदद नहीं लेती है, बल्कि अपनी मेहनत पे यकीन करती है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है कि बाद के दिनों में अगर मौका मिला तो मैं इन बातों को भी लिखने की कोशिश करूंगा। यानी हमें आदिवासी महिलाओं की लेखनी में एक मजबूत महिला का कैरेक्टर हमें मिलेगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। वो दुबली और अबला और रोने गाने वाली महिला नहीं है, जैसा कि मुख्यधारा महिलाओं का चित्रण करता है, और कहिए कि उनकी जो इमेज है उसको डिस्टॉर्ट भी करता है मुख्यधारा, क्योंकि उसे एक मर्द को एक बहुत ही मजबूत बनाना है तो उसके सामने एक महिला मजबूत कैसे हो सकती है। इसलिए मुख्यधारा का जो साहित्य हो या जो सिनेमा हो, वो महिलाओं के इमेज को, उनके कैरेक्टर को डिस्टॉर्ट करता है और जानबूझकर उनको कमजोर दिखाता है। हालांकि महिलाएं कमजोर होती नहीं हैं, लेकिन रोज केरकेट्टा जी की कहानियों को अगर आप देखेंगे तो उसमें ऐसी बातें नहीं होंगी। उसमें महिलाएं बहुत ही मजबूत हैं। यहाँ पे जिस कहानी की मैं चर्चा करना चाहूंगा वो कहानी आपको मैं बता चुका हूं, वो है फिक्स डिपॉजिट। और फिक्स डिपॉजिट कहानी जो है वो आदिवासी संसार के उजड़ने की कहानी है। आदिवासी जीवन, उनकी संस्कृति, उनकी इकोलॉजी, उनके हैबिटेट, सबके तहस नहस होने की कहानी है। और ये जो तहस नहस है, जो बर्बादी, ये जो उनकी जिंदगी में भूकंप और जो ये तबाही आई है, वो तबाही इस वजह से नहीं आई है कि वो जंगलों में रह रहे हैं या वहाँ आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है या आधुनिक जो सुख सुविधाएं हैं वहाँ नहीं पहुंची है या आधुनिक लाइफ स्टाइल वहाँ पे नहीं पहुंचा है। रोज केरकेट्टा जी अपनी इस कहानी में यह दिखलाने की कोशिश करती हैं
कि आदिवासियों का जीवन परेशानियों से तब गुजरने लगता है जब आदिवासियों के इलाके में डेवलपमेंट, विकास, इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योग, कल कारखाने लगने शुरू हो जाते हैं। जब उनके इलाके में माइनिंग शुरू हो जाती है, यानी विकास की गाड़ी जैसे ही आदिवासी इलाकों में पहुंचती है और मुख्य धारा ये कहता है कि इस तरह की पॉलिसी जो हैं वो आदिवासियों की भलाई में है, वो आदिवासियों को आगे लाएगी, इस तरह की पॉलिसी उन्हें एजुकेट करेगी, उनको नौकरी देगी, उनके इलाके को चकाचक मॉडर्न बना देगी। लेकिन रोज करकेट्टा अपनी कहानी फिक्स डिपॉजिट में ये दिखा रही हैं कि विकास, इंडस्ट्री, डैम बनाने की प्रक्रिया, माइनिंग की प्रक्रिया, ये सब जैसे ही आदिवासी इलाकों में पहुंचती है तो आदिवासियों का जीवन टूट जाता है, बिखर जाता है, वो तबाह हो जाता है। यानी इस कहानी ने इस बात को सोचने के लिए, पॉलिसी मेकर को यह सोचने के लिए मजबूर किया है कि आप जिसे विकास कह रहे हैं, जिसे आप डेवलपमेंट कह रहे हैं, और जिस तरह की डेवलपमेंट पॉलिसीज आप ऊपर से नीचे थोपते हैं और आपको लगता है कि राष्ट्र निर्माण के लिए यही पॉलिसी सही है, मगर कभी आप ये नहीं सोचते हैं कि ये पॉलिसी किस कदर आदिवासियों की जिंदगी को तबाह करती है, उनको उनको उनके घरों से उजाड़ती है, उनकी सांस्कृतिक जो जीवन पद्धति है उसको तबाह करती है, वहाँ पे डेमोग्राफी बदलती है, वहाँ पे जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जो होता है उसको पैदा करती है, वहाँ पे बाहरी आबादी का दबाव पड़ता है और आदिवासी अपने ही इलाकों में कमजोर महसूस करने लगता है और अपने ही इलाकों में वैसा महसूस करता है जैसे उपनिवेशवादी ताकतें किसी कॉलोनी में जाके राज करने लगती हैं। कहानी जो फिक्स डिपॉजिट है कुछ यूं है कि एक मनोहर दा हैं जो पढ़ाई ज्यादा नहीं कर पाते हैं, मैट्रिक पास नहीं कर पाते हैं। उनके पिताजी बाबा बड़े नाराज होते हैं और कुछ बुरा भला भी कहते हैं, कटु शब्द भी प्रयोग करते हैं। लेकिन मनोहर दा पढ़ाई आगे न कर पाने के बाद अपनी जिंदगी को खेती बाड़ी में लगा देते हैं, उसमें रम जाते हैं, जंगल और प्रकृति के करीब में रहते हैं, धान उगाते हैं, जंगल से फल मूल चुनते हैं, मछलियां मारते हैं और अपने परिवार को खुशी खुशी पाल पाते हैं। अब देखिए यहाँ पे लेखक ने ये दिखाने की कोशिश की है, रोज केरकेट्टा जी, कि विकास नहीं पहुंचा है और आदिवासियों को विकास चाहिए भी नहीं। जिस तरह का विकास ऊपर से इंपोर्ट किया जाता है, क्योंकि उस विकास में कभी आदिवासी से पूछा नहीं जाता है कि आपकी जरूरत क्या है। आदिवासियों के संसाधन का दोहन करने के लिए उस तरह का विकास किया जाता है। तो जब तक ये इंडस्ट्रियलाइजेशन और नेशन बिल्डिंग और सो कॉल्ड डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया जो दिल्ली में बैठे लोग जब तक नहीं बनाते हैं, तब तक आदिवासी अपने जीवन को ठीक ठाक से जी रहा है। मगर मुख्य धारा में क्या दिखाया जाता है, कह रहे आदिवासी पिछड़ा है, आदिवासी बैकवर्ड है, आदिवासी असभ्य है, आदिवासी बहुत गरीब है, आदिवासी भूखा मर रहा है। उसकी जरूरतें, हो सकता है कि तमाम जरूरतें पूरी ना होती होंगी, हो सकता है कि जितनी सुविधाएं शहरों में है उसका 1/3 सुविधा भी आदिवासी इलाकों में न हो। लेकिन आदिवासी समाज के अंदर में गैर बराबरी नहीं है,
आदिवासी समाज के अंदर में कंपटीशन नहीं है। आदिवासी समाज के जो लोग हैं, जो प्रकृति से उगाते हैं, जो खेती करते हैं, जो कमाते हैं, उसमें अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। उनको किसी का गला काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इस कहानी में बताया गया कि 1960 में जब डैम बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो जो मनोहर दा का जो इलाका था, जो उनका घर था, जो उनका संसार था, जो और भी आदिवासियों के घर थे, इंजीनियर आते हैं, सर्वे करने आते हैं, किसी से कुछ पूछते नहीं, और कुछ मकामी जो लोग हैं, उनको भी अपने साथ मिला लेते हैं और फिर खूंटा गाड़ के चले जाते हैं और ये फरमान दे देते हैं कि 1 साल के अंदर में ज़मीन खाली हो जानी चाहिए। अब सवाल ये है कि 1 साल के अंदर में ज़मीन खाली हो जाने के बाद लोग जाएँगे कहाँ? ताकत के ज़ोर पे खूंटा तो गाड़ दिया गया, फरमान तो जारी कर दिया गया। फरमान जो है दे दिया गया, जारी कर दिया गया, लेकिन पूछा तो नहीं गया कि आदिवासी समाज क्या सोचता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में बहुत सारे प्रावधान हैं, ऑटोनॉमी, शेड्यूल्ड एरियाज, पंचायती राज सिस्टम, विकास में आदिवासियों की सहमति, ये तमाम चीजें कागजों पे हैं, लेकिन एक्चुअल पॉलिटिक्स में होती नहीं है वो सारी चीजें। जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स हैं, उसको तोड़ने, उसको बाईपास करने के मैकेनिज्म जो है शासक वर्ग ने ढूंढ लिया है। कुछ इसी तरह से उस मैकेनिज्म को अपनाया गया और आदिवासी इलाकों में विकास के नाम पर, डैम बनाने के नाम पे आदिवासियों को विस्थापित कर दिया गया, उनको घर से उजाड़ दिया गया। मुआवजा कुछ लोगों को मिला, बहुतों को नहीं मिला। सवाल ये है कि जो लोग मुआवजे की भी बात करते हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि किसी भी इंसान को उसके घर संसार से उजाड़ कर कैसे उसका मुआवजा दिया जा सकता है ना? अब मान लीजिए एक पेड़ है, वो पेड़ एक खेत में लगा हुआ है, उस पेड़ को आप उजाड़ दीजिए और कहिए मुआवजा मैं दे रहा हूँ, सोने के गमले में इसे लगा दिया जाए, तो क्या सोने के गमले में वो लगेगा? है ना? इंसान तो कोई सिर्फ मशीन तो है नहीं ना कि आप उसे पावर देंगे तो ऑन हो जाएगा, ऑफ कर देंगे तो पावर नहीं देंगे तो ऑफ हो जाएगा। यहाँ इस्तेमाल करो या वहाँ इस्तेमाल करो, उसकी कोई एजेंसी नहीं होती है। अरे इंसान तो बोलने चालने वाला जीव है, समाज में जीने वाला जीव है। वो एक खास परिवेश, एक खास संस्कृति में जी सकता है। तो आदिवासियों की जमीन आप छीन लेंगे और फिर उसे कहेंगे कि कहीं चले जाओ। वहां जाएगा, उसकी भाषा कौन समझेगा, उसकी संस्कृति कौन समझेगा, उसके अपने लोग कहाँ से मिलेंगे, क्या वो जी पाएगा? और जो डैम बनती है, बांध जो बनता है, और ये भी कहा जाता है कि इससे बिजली बनेगी, कितने आदिवासियों के घर में वो बिजली पहुंचती है? पानी होगा सिंचाई के लिए, कितने लोगों को सिंचाई मिलती है, सिंचाई का पानी मिलता है? ये भी तो मुमकिन है कि उस पानी पर कंट्रोल सरकार की सका हो जाता है, कुछ अफसरों का हो जाता है, और धीरे धीरे इनडायरेक्टली उसका कंट्रोल जो है बड़े बड़े पैसे वालों के पास हो जाता है। यानी जो पानी और जो जीवन पूरे प्रकृति के साथ एक हार्मनी के साथ था, उस पानी पे मछलियों का भी हक था, उस पानी पे जीव जंतु का भी हक था, है ना? अगर नदी पर डैम बन गया और आपने पानी के फ्लो को रोक दिया, तो आपने सिर्फ इंसानों की क्षति नहीं पहुंचाई, आपने जीव जंतु की भी क्षति पहुंचाई, आपने इकोलॉजिकल बैलेंस को भी डिस्टर्ब किया, आपने लोगों को भी उजाड़ा। और जहां डैम बनती है वहां सिर्फ डैम नहीं बनती है, बल्कि वहां एक कॉलोनी भी बसती है, क्योंकि डैम को चलाने के लिए आपको अफसर चाहिए, डैम को चलाने के लिए आपको ऑफिसर्स चाहिए, और ऑफिसर्स अक्सर गैर आदिवासी इलाकों से ही लाए जाते हैं। तो गैर आदिवासी इलाकों से जब अफसर लाए जाते हैं और आदिवासी इलाकों में वो बैठ जाते हैं, तो फिर वहाँ की संस्कृति बदल जाती है, वहाँ की डेमोग्राफी बदल जाती है। और ऐसा अगर नहीं है और ऐसा नहीं होता, तो आदिवासी इलाका जो है झारखंड, वहाँ की डेमोग्राफी इतने सालों में
कैसे बदल जाती? आज आदिवासी तकरीबन झारखंड में 30% के ही करीब में। क्या 200 साल पहले और 300 साल पहले 30% थे? सोचिए जरा आप, कितने फीसद होंगे? तो ये जो उपनिवेशवाद के बाद से, अंग्रेजों के आने के बाद से, एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी आने के बाद से, है ना, एक पैसा कमाने की जो मानसिकता है, जल्दी अमीर बन जाना, सबसे ज्यादा अमीर बन जाना, दौलत के पहाड़ पे खड़ा होना, हमसे बड़ा कोई नहीं है, ये जो मेंटालिटी जो 200 सालों में जो शुरू हुई है, कुचल के आगे बढ़ जाना है ना, इस मेंटालिटी जिसको हम कॉलोनियल मेंटालिटी कहते हैं, एक कॉलोनियल मेंटालिटी आजादी के बाद भी, है ना, हमें पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिल गई, लेकिन आजादी के बाद भी जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन है वो कंटिन्यू है। और इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन ही सिर्फ नहीं है, वो कल्चरल इंपेरियलिज्म भी हम देखते हैं आदिवासी इलाकों के अंदर में। उनके जो कल्चरल हैबिटेट हैं, जो इकोलॉजी हैं, उसको भी डिस्टर्ब किया जाता है। और बाहर की आबादी वैसे ही बिहेव करती है जैसे कॉलोनियल मास्टर्स इंडिया में बिहेव करते थे। और ये सारी बातें जो हैं, ये रोज करकेटा जी की जो कहानी है फिक्स डिपॉजिट में सामने आती है। और इसमें एक कंट्रास्ट दिखाती है कि जब तक डैम नहीं बना था, मनोहर दा बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी खुशहाल थे। लेकिन डैम बनने के बाद मनोहर दा की जिंदगी तबाह हो गई। कुछ पैसे तो मिले, लेकिन वो पैसे, जो जमीन थी, जो पेड़ पौधे थे, जो मछलियां थी, जो पानी था, उसका मुआवजा कागज के कुछ नोट कैसे हो सकते हैं? फल आप खा सकते हैं, अनाज आप खा सकते हैं, लेकिन नोट आप नहीं खा सकते हैं। कुछ कागज के बंडल, कुछ कागज के नोट का बंडल बना के उनको दे दिया गया, और वो पैसा धीरे धीरे खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, है ना, वेस्ट हो गया। और उसके बाद जिंदगी तबाह। उनकी बिटिया जो गौसनर कॉलेज में पढ़ती थी, मजबूरन दिल्ली कमाने चली गई, वो भी बीमार पड़ गए, उनकी पत्नी भी गुजर गई, बेटा भी शराबी हो गया, और वो भी एक दिन इस दुनिया से चल बसे। यानी रोज करकेटा की जो कहानी फिक्स डिपॉजिट, इसमें आप देखेंगे कंट्रास्ट है आपको। बिफोर डेवलपमेंट आदिवासी खुश है, आफ्टर डेवलपमेंट आदिवासी तबाह है। इसलिए राष्ट्र निर्माण की जो भी प्रक्रिया है, उसमें सबसे ज्यादा विक्टिम आदिवासी को बनाया गया है ना, आदिवासी को ही विक्टिम बनाया गया है राष्ट्र निर्माण डेवलपमेंट के नाम पे। आज जिस इलाकों में आदिवासी रहते हैं, वहां बिजली पानी की सुविधा नहीं होती है, लेकिन उसी झारखंड के इलाकों में जहां बाहरी आबादी रह रही है, वहां सारी सुविधाएं हैं। सवाल आप पूछेंगे, तो क्या आदिवासियों को बिजली नहीं चाहिए? क्या आदिवासियों को स्कूल नहीं चाहिए? क्या आदिवासियों को रोड नहीं चाहिए? क्या आदिवासियों को विकास से दूर रख दिया जाए? रोज करकेटा मेरी समझदारी में ऐसा नहीं कह रही हैं कि आदिवासी जो है, अब उसे किसी भी आधुनिक जो साधन है, उससे वो अपने आप को दूर रखेगा और कहीं अपने आप को आइसोलेट कर लेगा। ऐसी बातें रोज करकेटा नहीं कह रही हैं। वो ये दिखलाने की कोशिश कर रही हैं कि किस तरह से शासक वर्ग डेवलपमेंट के नाम पे, आदिवासी इलाकों में विकास के नाम पे आदिवासियों का विनाश कर रहा है। तो अगर डेवलपमेंट की कोई कल्पना होगी, अगर विकास की कोई कल्पना होगी, रोज करकेटा जो एक कहना चाह रही हैं, तो वो आदिवासियों के बीच से आएगी। ये आदिवासी तय करेंगे कि किस तरह का विकास उनको चाहिए। ये आदिवासी तय करेंगे कि किस तरह से उनके संसाधनों का इस्तेमाल होना चाहिए। और आदिवासी जीवन पद्धति जो है, वो यही है कि जियो और जीने दो, हार्मनी के साथ रहो। और ये जो प्रकृति है, ये जो पर्यावरण है, ये सबका है, सिर्फ मानव का ही नहीं है। ये जीव जंतु सबका है। इसलिए सबकी भलाई ही आदिवासी विकास दर्शन है। कंपटीशन जो है, आगे बढ़ने की जो होड़ है, जमाखोरी जो है, अपने आप को महान कहने की जो एक प्रवृत्ति है, दूसरों को कंट्रोल करने की प्रवृत्ति है, ये आदिवासी दर्शन से बिल्कुल मेल नहीं खाता।
तो जो लोगों को लगता है कि रोज़ करकेट्टा विकास के दुश्मन हैं, मुझे लगता है वो रोज़ करकेट्टा को समझना नहीं चाहते। उनका मैसेज जो मैं समझ रहा हूँ यही है कि विकास के नाम पे आप आदिवासियों का विनाश मत कीजिए। अगर विकास आदिवासियों को चाहिए तो आदिवासी खुद तय करेंगे। दोस्तों, आज इस छोटे से एक गुफ्तगू में मैंने रोज़ केरकेट्टा जी की जो कहानियाँ हैं, उनमें से एक फिक्स्ड डिपॉज़िट कहानी के बारे में कुछ चर्चा की। इनकी कहानियाँ सब एक से बढ़कर एक है, ज़रूर पढ़िए। और मुझे लगता है कि इनकी जो कहानियाँ हैं, वो हमें जो मुख्य धारा के समाज में बहुत सारी बुराइयाँ जो आई हुई हैं, उसको भी दुरुस्त करने के लिए एक हमें संदेश देता है और आदिवासी समाज को भी अच्छे से समझने के लिए हमको एक मौका देता है। तो ये थी रोज़ करकेट्टा की कहानी, फिक्स्ड डिपॉज़िट के बारे में मेरी राय। आप भी अपनी राय इस विषय पर शेयर कीजिए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।